हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यह ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक बना रखा है, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आप सभी के लिए शिक्षण विधियों के नोट्स भी आने लगे हैं, क्लासेस आने लगी है। तो आप लोग मनोविज्ञान, हिस्ट्री, करंट अफेयर और ये सारी शिक्षण विधियों सहित सारी वीडियोस को पढ़िएगा और उनके पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा। अब देखिएगा, इन सबको पढ़ने के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है और आप प्लेलिस्ट से आसानी से इन सभी विषयों के वीडियोस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आप अपने एग्जाम्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि ई टिकटिंग वेबसाइट का उन्नत संस्करण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अब ये जो ई टिकटिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट, अब ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए नया एक उन्नत संस्करण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है IRCTC के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसके द्वारा अब ई टिकटिंग वेबसाइट का उन्नत संस्करण शुरू किया गया। अब ये जो संस्था है IRCTC है, ये भारतीय रेलवे के ही अधीन आती है। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपके लिए पहले प्रश्न से। अब थोड़ी जानकारी इसी से संबंधित और पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी घोषणा किसने करी है, तो इसकी घोषणा करी गई है रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा और रेलवे द्वारा इसे यात्रियों को नए साल का उपहार के रूप में पेश किया गया है। ये जो वेबसाइट है ई टिकटिंग वेबसाइट, इसके द्वारा 6 करोड़ से अधिक इसके उपयोग करता है। पहली बात तो ये कि इसके 6 करोड़ से अधिक तो उपयोग करता है और हर दिन लगभग 8 लाख टिकट यहां से इस वेबसाइट से बुक करी जाती है। ये रोजाना की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थी यहां से जानकारी। लेकिन अभी तक हमने IRCTC के बारे में कुछ बातें नहीं पढ़ी है, वो अभी हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे इसके फुल फॉर्म। तो IRCTC की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो महेंद्र प्रताप माल जो है वे वर्तमान में IRCTC के अध्यक्ष है। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, IRCTC की फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये एग्जाम में बहुत बार आपके में पूछी जाती है। अब आपकी स्क्रीन पे आता है दूसरा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गार्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार किसे दिया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा, यहां पर ऑप्शन ए में लिखा है MM नरवाणे, अर्थात मनोज मुकुंद नरवाणे। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे को अब गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थोड़ी जानकारियां और पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें कि थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को अब गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यारोंग में कोरिया गणराज्य सेना मुख्यालय में उन्हें पुरस्कृत किया गया और इस दौरान ये पुरस्कार देने के समय उन्होंने कोरिया गणराज्य सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नम येओंग शिंग से मुलाकात भी की। तो यहां एक प्रश्न और जानने को मिला कि कोरिया गणराज्य सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, ये है जनरल नम येओंग शिन। तो ये जानकारियां मैंने आप सभी को यहां से दी है। उसके बाद ये देखिएगा, नरवाणे जो है वो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है। तो भारतीय थल सेना के बारे में 1-2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे कि हम बात करें इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना, स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ जो है वो भारतीय थल सेना का मोटो है। अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्मी दिवस या थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को आर्मी दिवस या थल सेना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया। ब्रिटेन देश की बात हो रही है और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया है, तो उन्होंने अब
लुइस हैमिल्टन जो कि F1 रेसर है, लुइस हैमिल्टन को अब ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। F1 रेसर है, फॉर्मूला 1 रेसर है, जिनको अब नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। जैसे कि F1 रेसर लुइस हैमिल्टन को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। उनके अगर जन्म की बात करें तो 7 जनवरी 1985 में उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 35 वर्षीय खिलाड़ी है, जिनको अब नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर, जो F1 रेसर का जो कैरियर है, वो कब शुरू किया था। तो उन्होंने आज से 13 वर्ष पूर्व, यानी कि उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में 2007 में अपना जो कैरियर है वो शुरू किया था। F1 रेसर का कैरियर जो है वो शुरू किया था। अब उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। कौन सा रिकॉर्ड है कि उन्होंने F1 कैरियर में सर्वाधिक जीत हासिल करी है। अभी तक 95 है, अभी तक 95 है। और 95 आपको पता है, इससे पहले माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड था 92 का, जो इन्होंने 92 जीत के साथ तोड़ दिया था। उसके साथ साथ एक प्रश्न और भी यहां से बन सकता है कि जो लुइस हैमिल्टन है वे 2020 में 347 पॉइंट्स के साथ विश्व में पहले स्थान पर भी है। तो अगर पूछा जाता है कि F1 रेसर में विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है, तो वो है लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने माइकल शूमाकर का 92 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था जीत का। उसके बाद है अगला प्रश्न। देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी डीपली प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अब भारत के 67th ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोंका। लियोन मेंडोंका, यानी कि जो ऑप्शन डी पर है। अब नाम बेशक इंडियन लगे या ना लगे, लेकिन इंडियन है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं अब ऑप्शन डी जो है। थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां और भी है, जैसे उन्होंने इटली में आयोजित वेरगनी कप में तीसरा और अंतिम मानदंड जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। 14 वर्षीय खिलाड़ी है और 14 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे गोवा के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि वो कहां के हैं, तो गोवा के हैं। गोवा के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले जब बने थे तो मैंने आपको जानकारियां दे दी थी। अब देखिएगा, ये चेस के बने हैं। ग्रैंड मास्टर तो चेस में होता है। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, जैसे AICF क्या है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसको हिंदी में रूपांतरण है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, जिसकी स्थापना 1951 में करी गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है PRV राजा। ये यहां से जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, जो कि 5वां प्रश्न है कि कर्नाटक के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? कर्नाटक राज्य के अब नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो कर्नाटक राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं P रवि कुमार, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपका सही रहेगा। और यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने TM विजय भास्कर का स्थान लिया है। तो TM विजय भास्कर के स्थान पर कर्नाटक के नए मुख्य सचिव बने हैं P रवि कुमार। तो ये जानकारी आपको इस प्रश्न से मिली, लेकिन थोड़ी और जानकारियां हैं, जैसे कि जो P रवि कुमार है वे 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वे अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे और वे कर्नाटक के 38वें मुख्य सचिव बने हैं। उन्होंने TM विजय भास्कर का स्थान लिया है। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, लेकिन वे कर्नाटक के मुख्य सचिव बने हैं। तो थोड़ी जानकारी कर्नाटक के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें कि कर्नाटक की राजधानी कहां है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु में। कर्नाटक में जिले कितने हैं? तो कर्नाटक में जिले हैं 30। कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है? कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। ये कर्नाटक का मैप भी है आपके सामने। मैं पूरी जानकारी आपको मैप सहित देता हूं। ये जानकारी आप लोगों को मिली है। और कर्नाटक के अटैच में कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिएगा, कर्नाटक के उत्तर भाग में महाराष्ट्र है, साइड में गोवा भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, नीचे तमिलनाडु भी है और साथ में केरल भी है। यानी कि जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में कितने अन्य राज्य टच होते हैं? तो अन्य 6 राज्यों की जो
सीमाएं हैं वो कर्नाटक राज्य को स्पर्श करती है। तो ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप सभी को बताई है। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नहीं बल्कि यह है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न, अब आपको पता है कि 1 जनवरी 2021 से मैं आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ एक प्रश्न भी देता हूं जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पहले तो बात करेंगे कि पिछले जो मैंने कल जवाब प्रश्न पूछा था आपसे कि 34वीं प्रगति बातचीत की अध्यक्षता किसने करी है, तो उसका जवाब है नरेंद्र मोदी। आप लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी कमेंट किया है उनका दिल से शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप जवाब देंगे। आज का प्रश्न और सुन लीजिएगा, उसके पश्चात आप लोगों ने कमेंट करके आज के प्रश्न का जवाब भी देना है जिसका आंसर मैं कल की वीडियो में देता रहूंगा और नया प्रश्न भी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बाइडेन, जो कि अब जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे, उन्होंने अपना उप रक्षा सचिव नामित किया है। किसे नामित किया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इन चारों में से आपने आंसर देना है, सही या गलत ये आपको कल की वीडियो में पता लगेगा। कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। उसके बाद देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए अब बहुत अच्छी तरह से करंट अफेयर लेके आता हूं, तो आप लोग भी कृपया वीडियो पूरी देखा करिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए। अच्छा लगता है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स यानी कि जो फुटबॉल अवार्ड्स दिए गए हैं, ग्लोबल सोकर या सोकर कह दीजिएगा, इन ये अवार्ड्स की घोषणा करी गई जिसमें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी यानी कि शतक यानी कि पूरे 100 वर्षों का खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि ऑप्शन बी जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अब ग्लोबल सोकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी यानी कि पूरी दशक, पूरी शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत सी जानकारियां हैं, जैसे इसके अतिरिक्त भी और पुरस्कार दिए गए हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। कोच ऑफ द ईयर बने हैं कौन? हंसी फ्लिक। क्लब ऑफ द ईयर बना है बायर म्यूनिक क्लब और कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया है पेप गार्डियोला। तो ये सारे पुरस्कार थे जो कि मैंने आप लोगों को यहां से दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोबारा से रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित किया गया है? तो वृक्ष प्रत्यारोपण नीति जो है उसको अधिसूचित किस सरकार द्वारा किया गया है? तो अभी ऑप्शन डी पे लिखा है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के द्वारा अब वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित किया गया। प्रत्यारोपण नीति है क्या? तो देखिएगा, जानते हैं जानकारियां। दिल्ली सरकार के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है। इसके तहत जो एजेंसियां हैं जो अपने विकास कार्यों से प्रभावित होने वाले पेड़ों का कम से कम 80% प्रत्यारोपण करना आवश्यक रहेगा। यानी कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए यानी कि पेड़ या कोई भी वृक्ष सामने आता है तो उसको हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने यह घोषणा करी है कि अगर आप एक पेड़ को काटते भी हैं तो आपको अब उसके स्थान पर अन्य पेड़ों को लगाना अनिवार्य रहेगा। तो ये वृक्ष प्रत्यारोपण नीति जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचित करी गई है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। केंद्र सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की मंजूरी कहां पर दी है? तो ये जो मंजूरी दी गई है, ये मंजूरी कहां पर दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है ग्रेटर नोएडा में। यानी कि ऑप्शन सी जो है, उत्तर प्रदेश राज्य का ग्रेटर नोएडा जो है, वहां पर अब केंद्र सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की मंजूरी दी है। जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ी और। अब इसकी अगर हम बात करें अनुमानित लागत कितनी है, तो 3884 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है। यह हब बोडाकी में रेलवे स्टेशन के पास में इसका निर्माण किया जाएगा और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2140 करोड़ और कर्नाटक के 1702 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी
केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। पूरी जानकारी है, पूरी अनुमानित लागत मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं हम आज के 9वें प्रश्न की तरफ। भारत में किस कंपनी द्वारा सभी नेटवर्क पर वॉइस कॉल सेवा मुफ्त सेवा शुरू करने की घोषणा करी गई है? तो अब जियो इंडिया ने, जियो कंपनी ने अब किसी भी कंपनी पर या किसी भी नेटवर्क की सिम पर आपको फ्री कॉल सेवा देने की घोषणा करी गई। जब जियो में इससे पहले भी ये कार्य किया जा चुका है, लेकिन 2019 के बाद से जियो जो था वो उसने चार्जेस शुरू कर दिए थे। तो रिलायंस जियो द्वारा ये घोषणा करी गई है और ये नियम बिल एंड कीप व्यवस्था के अनुसार लागू किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस व्यवस्था के अनुसार ये बिल लागू किया गया, तो बिल एंड कीप। सितंबर 2019 में जियो ने अपने ग्राहकों को ऑफ नेट वॉइस कॉल के लिए चार्ज करना शुरू किया था। उससे पहले फ्री था, लेकिन सितंबर 2019 में उसने चार्ज करना शुरू कर दिया था। और आपको पता है कि किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्य के जितने भी किसान हैं उन्होंने जियो की सिम का बहिष्कार किया है और इसी बात से नाराज होकर के जियो वालों ने अन्य कंपनियां वोडाफोन और एयरटेल पर जो था वो केस भी कर दिया था। लेकिन अब रिलायंस जियो ने अब सेवा वॉइस कॉल सेवा मुफ्त शुरू कर दी है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। जैसे स्थापना कब हुई थी? तो रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 15 फरवरी 2007 में। इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। मुख्यालय कहां है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, यानी कि प्रबंध निदेशक कौन है, एमडी कौन है? तो संदीप दास जो है वो रिलायंस जियो के वर्तमान में एमडी है या मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अब किसे नियुक्त किया गया है? उमेश सिन्हा को। उमेश सिन्हा जो है, यानी कि ऑप्शन ए में जो लिखा है, उमेश सिन्हा को अब भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम बात करें, उमेश सिन्हा जो हैं वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है और भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब जो है वो आईएएस की होती है। वे वर्तमान में आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब वे उप चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जानकारियां मैं आप लोगों के लिए यहां से लेके आया हूं। थोड़ी जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कि इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय अशोक रोड, नई दिल्ली में है। और यहां क्योंकि 25 जनवरी को इसकी स्थापना करी गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये जानकारी मैं आप लोगों के सामने यहां से लेके आया हूं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ताकि आपको और भी नोट्स और पीडीएफ मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।